नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य की विकास यात्रा को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश अभूतपूर्व विकास और निवेश का साक्षी बन रहा है। देशव्यापी खेती बचाओ अभियान के तहत अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के कृषि विभाग द्वारा 1 माह लंबे जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री श्री खनल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशियाई कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा किया। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज सहित कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देशीय जेट्टियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाज़ों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य की विकास यात्रा को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सड़क, हवाई अड्डों, पर्यटन, स्टार्टअप, कृषि और जल विद्युत जैसे क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश अभूतपूर्व विकास और निवेश का साक्षी बन रहा है। जो राज्य कभी सीमांत क्षेत्र के रूप में देखा जाता था, वो आज पूर्वोत्तर के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। NEC के पूर्ण अधिवेशन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और नीति निर्माताओं सहित अनेक विशिष्ट नेताओं ने भाग लिया। देशव्यापी खेती बचाओ अभियान के तहत पापुमपारे जिले के कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग, सतत कृषि, जलवायु अनुकूलन क्षमता तथा सूखा प्रबंधन पर केंद्रित 1 माह लंबे जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में जिले भर के किसानों, कृषि एवं संबद्ध विभागों के अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों ने भाग लिया। इसी प्रकार राज्य के तवांग जिला उपायुक्त प्रभारी रिंचन लेता ने भी तवांग में उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में जिला स्तरीय खेती बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह राष्ट्रव्यापी अभियान केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और मिट्टी के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि किसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है।
द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रेपो दर को तथ्य रखा गया है। स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्व अनुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की है। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूकता करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुड़ा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरण योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए गए हैं। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद EPCH नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि यह पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक परिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काका मिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।